Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, रीड 2021 शिक्षक भर्ती हेतु हिंदी शिक्षण वीडियो की जो 1000 प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए चला रखी है, उसमें टेस्ट नंबर 16 आज आपके लिए लेकर आया हूं। बहुत ही शानदार और नए प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। कल मैंने एक वीडियो डाला था कि रीड की भर्ती आपको 3 महीने में किस तरीके से करनी चाहिए, तो उस वीडियो को देखिएगा। मैंने अपने निजी अनुभव उसमें शेयर किए हैं। अच्छा लगता है वीडियो तो उस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मित्रों, प्रश्न 1 पे चलते हैं। आपके है प्रश्न 1, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से। देखिए कि लिखित कार्य की जांच में मतलब जांचते ना अपन, कोई सा भी लिखित कार्य होता है तो अध्यापक उसको चेक करता है, तो उसमें बच्चों की सहायता लेने से क्या होता है, बच्चे दूसरे के विचारों से परिचित होते हैं, केवल उनमें पठन कौशल का अभ्यास होता है, या बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं और बच्चों में अवलोकन क्षमता का विकास होता है। तो साथियों, यहाँ पर तीसरा विकल्प तो बिल्कुल गलत है कि गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं। गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं, ये तो गलत हो गया बिल्कुल। अब देखिए, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से सबसे बेस्ट यह विकल्प रहेगा, बच्चों में अवलोकन क्षमता का विकास होता है। क्योंकि देखिए, बच्चे दूसरे विद्यार्थियों की भी कॉपी देखेंगे तो अवलोकन क्षमता का विकास होगा। ठीक है, देखेंगे उस चीज़ को, उसको चेक करेंगे, उसकी जांच करेंगे, तो उनमें अवलोकन क्षमता का विकास होगा। चौथा विकल्प आपका यहाँ पर सही है। अब यहाँ दूसरा विकल्प भी गलत है कि केवल पठन कौशल का ही अभ्यास होता है, ये तो गलत हो गया। हाँ, बच्चे दूसरे के विचारों से तो परिचित होते हैं, लेकिन अवलोकन क्षमता का विकास होना, ये बेस्ट आंसर है। चौथा विकल्प आपका सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे चलेंगे मित्रों। बाल सभाएं प्राथमिक स्तर पर आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? की जाती है ना बाल सभा आयोजित प्राथमिक स्तर पर, क्या है उसका मुख्य उद्देश्य? मौखिक अभिव्यक्ति का प्रशिक्षण देना, लिखित अभिव्यक्ति का प्रशिक्षण देना, श्रवण कौशल का प्रशिक्षण देना, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बाल सभाएं प्राथमिक स्तर पर इसलिए आयोजित की जाती है ताकि उनमें छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति का उनको प्रशिक्षण मिल जाए, मतलब मौखिक अभिव्यक्ति का उनमें विकास हो एक तरह से। क्योंकि बाल सभाएं आयोजित की जाती है तो बच्चे भी गीत कविताएं वगैरह बोलते हैं, तो कैसे बोलते हैं? लिखकर तो बोलते ही नहीं है, सस और वाचन करते हैं ना उसका। तो साथियों, यहाँ मौखिक अभिव्यक्ति आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा। लिखित तो बिल्कुल गलत हो गया। अब श्रवण कौशल होता है, लेकिन श्रवण कौशल से ज़्यादा बेस्ट है मौखिक अभिव्यक्ति प्रशिक्षण, क्योंकि श्रवण कौशल के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आपका प्रथम विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। मित्रों, कमेंट करके जरूर जाना कि आपको टेस्ट पेपर कैसा लगता है और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपका प्यार बहुत अच्छा बना रहता है हमारे चैनल पर। देखिए, बहुत सारे चैनल है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपको सही तरीके से गाइडेंस करने वाला है कौन। आपको ऐसा लगता है कि यार यहाँ मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, या फिर ऐसा लगता है कि यार मेरी तैयारी सही तरीके से इस चैनल से नहीं हो सकती है, तो मैं अभी कहता हूँ कि आप ये चैनल भी छोड़ सकते हो। क्योंकि देखो, सिलेक्शन सबसे बड़ी चीज़ है। ये चैनल चलाना, यूट्यूब पे वीडियो डालना, ये इतना कोई मायने नहीं रखता। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका सिलेक्शन, और आपका सिलेक्शन साथियों आपकी मेहनत से होगा, सही रणनीति से होगा। लेकिन यूँ है कि भाई आपको यहाँ से हेल्प मिल जाती है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आप हर जगह नहीं पढ़ सकते हो। लगभग मान के चलिए मेरे पास टेस्ट के लिए कम से कम 30 बुक से ज़्यादा होगी रीड की, टेस्ट के लिए कम से कम बता रहा हूँ मैं। तो साथियों, सभी का निचोड़ मैं आपको देता हूँ, इन सभी किताबों का। कम से कम यूँ मानिए, हिंदी के जैसे 1000 क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो ये 1000 क्वेश्चन में 5000 क्वेश्चन में से करा रहा हूँ। 5000 में से 4000 क्वेश्चन तो नॉर्मल होते हैं जो सब कर देते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन मैं लाता हूँ वो बहुत ही 10-20 प्रश्न में से एक प्रश्न छाड़ता हूँ कि यार ये प्रश्न बहुत अच्छा है, इसको बिल्कुल टेस्ट के लिए लेकर चलते हैं। तो साथियों, ऐसा है, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से कोई कहता है ना कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कॉपी पेस्ट तो भाई साहब सोचो मत, मैं गारंटी देता हूँ अगर कोई कॉपी पेस्ट कर दे तो इन चीज़ों की नहीं, बताओ मुझे कहीं लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन कॉपी पेस्ट मैं कर दूँ। तो साथियों, इसलिए कहता हूँ मेहनत मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, आपसे ज़्यादा मेहनत मैं करता हूँ रीड के लिए।
इस बात का ध्यान रखना। जितनी आप तैयारी करते हो ना, उससे ज़्यादा मेहनत मैं आपके लिए ये 10-15 मिनट का जो वीडियो है उसके लिए ही आपसे जितनी तैयारी कर रहे हो उससे ज़्यादा मेहनत करता हूँ मैं। एक टेस्ट को बनाने में कम से कम बता रहा हूँ मैं 5 घंटे लगते हैं। एक टेस्ट को बनाने में 5 घंटे कैसे? क्योंकि प्रश्न ढूंढना बहुत ही कठिन काम है। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मैं किसी दूसरी राह पर चला गया था, यहाँ पर टेस्ट चल रहा है, ठीक है। प्रश्न 3 आपके आता है, द्वितीय भाषा शिक्षण की कौन सी विधि है? प्रश्नोत्तर विधि, अनुवाद विधि, व्याख्यान विधि और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों देखिए, द्वितीय भाषा शिक्षण के है द्वितीय भाषा, ठीक है, सेकंड लैंग्वेज की यहाँ पर बात की जा रही है, तो इसकी है अनुवाद विधि। देखिए प्रश्नोत्तर, व्याख्यान ये तो सभी में यूज होती है, लेकिन जो अनुवाद विधि है जिसमें अनुवाद किया जाता है वो सेकंड लैंग्वेज जो होती है उसकी टीचिंग मेथड है ये। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न 3 में। मित्रों प्रश्न 4, प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में प्रमुख तत्व क्या होगा? देखिए पीएस स्तर पर यहाँ पर बात की जा रही है, प्राइमरी स्कूल। एक ने कमेंट किया था किसी छात्र ने कि सर ये पीएस का मतलब क्या होता है? तो पी का मतलब प्राइमरी और एस का मतलब स्कूल, प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय। तो साथियों प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व होगा व्याकरण का उपयोग करना, शब्द भंडार में वृद्धि करना, साहित्यिक समझ करना और उच्चारण की स्पष्टता। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो रहेगा आपके उच्चारण की स्पष्टता। चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 4 में, उच्चारण की स्पष्टता। ये पीएस देखिए, साहित्यिक समझ ये तो उच्च स्तर पर हो जाता है, और व्याकरण का उपयोग ये भी उच्च स्तर पर, शब्द भंडार में वृद्धि ये भी उच्च स्तर पर। लेकिन हाँ, शब्द भंडार में वृद्धि राइट आंसर हो सकता है, लेकिन कब? जब यहाँ पर आपके उच्चारण की स्पष्टता विकल्प में नहीं रहेगा। चौथा विकल्प ही सही है प्रश्न 4 में। मित्रों नेक्स्ट प्रश्न 5, निम्न में से कौन सी विधि उच्च कक्षाओं से संबंधित है? खेल विधि, विमर्श विधि, अनुकरण विधि और चित्र रचना विधि। तो साथियों देखिए, खेल विधि तो छोटे बच्चों के लिए होती है, अनुकरण विधि भी छोटे बच्चों के लिए होती है, चित्र रचना भी छोटे बच्चों के लिए होती है। मतलब विचार विमर्श विधि जो है आपके, यही उच्च कक्षाओं से संबंधित है। तो दूसरा विकल्प सही है, क्योंकि विचार विमर्श छोटे बच्चे नहीं करते, थोड़े जो बच्चे बड़े हो जाते हैं वो विचार विमर्श करते हैं। विकल्प 2 सही है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न 6, उच्च माध्यमिक स्तर पर कविता शिक्षण की कौन सी विधि अपनाई जाती है? गीत विधि, अभिनय विधि, व्याख्या विधि और इनमें से कोई नहीं। तो उच्च माध्यमिक स्तर पर, मतलब उच्च माध्यमिक का सीधा सा मतलब ये हो गया कि आपके जो सीनियर स्कूल होते हैं 9वीं से 12वीं तक के, उनकी यहाँ पर बात की जा रही है। माध्यमिक भी नहीं, 10वीं तक नहीं, उच्च माध्यमिक मतलब 12वीं तक की यहाँ पर बात की जा रही है। तो साथियों 12वीं तक जो विद्यालय होते हैं वहाँ पर आपके कविता शिक्षण के लिए अपनाई जाती है व्याख्या विधि। कौन सी विधि अपनाई जाती है? व्याख्या विधि। क्योंकि गीत और अभिनय ये तो प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर पर अपनाई जाती है, लेकिन व्याख्या विधि कहाँ अपनाई जाती है? उच्च माध्यमिक स्तर पर। तो तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न 6 में। नेक्स्ट प्रश्न 7, भाषा विकास के अंतर्गत अधिग्रहण करने की वह अवस्था जिसमें बालक शुद्ध उच्चारण करने लगता है। तो बालक कितनी उम्र में शुद्ध उच्चारण करने लगता है? 2 वर्ष का जब वो हो जाता है, 3 वर्ष का, 8 वर्ष का या 12 वर्ष का? तो देखिए साथियों, जब बालक लगभग 3 वर्ष का हो जाता है तो उसका जो उच्चारण है वो शुद्ध होने लग जाता है। ठीक है, दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न 7 में। मित्रों प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, कौन सी परीक्षा अच्छे और कमजोर बालकों में भेद स्थापित करने में सक्षम है? निबंधात्मक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, मौखिक परीक्षा और ये सभी। तो साथियों यहाँ पर जो सही आंसर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 2। वस्तुनिष्ठ परीक्षा अच्छी तरह से जो कमजोर छात्र होते हैं और जो अच्छे छात्र होते हैं, मतलब प्रतिभाशाली भी जिसको आप कह सकते हो, उनमें बहुत ही स्पष्ट अंतर वस्तुनिष्ठ परीक्षा आपके कर देती है, क्योंकि इसमें मूल्यांकन में भेदभाव
कई जो मूल्यांकन के दोष है वो सारे दोष यहाँ पर मिट जाते हैं। तो साथियों दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे चलेंगे। आपका 9वां प्रश्न है, कहानी बच्चों को बहुत पसंद होती है, कहानी शिक्षण में एक अध्यापक को किस उद्देश्य पर विशिष्ट बल नहीं देना चाहिए। भाई देखिए सीधा सा प्रश्न ये है कि कहानी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। कहानी के द्वारा बालक जीवन की सुंदरता के दर्शन होते हैं। कहानी ही एक सबसे अच्छा साधन है जो बालकों का मनोरंजन करती है। कहानी द्वारा बालकों की कल्पना शक्ति तथा तर्क शक्ति का विकास किया जा सकता है और कहानी के द्वारा बालकों को भाषा का अच्छा ज्ञान कराया जा सकता है। तो देखिए मित्रों यहाँ पर जो आपके विकल्प नंबर जो 3 है ये तो बिल्कुल सही है कि इसके बल देना चाहिए इस पर। चौथा भी सही है, इस पर भी बल देना चाहिए। लेकिन जो दूसरा विकल्प है ये गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि कहानी एकमात्र अच्छा साधन नहीं है बच्चों का मनोरंजन करने का, और भी चीज़ें होती है। बच्चों का खेल से भी मनोरंजन होता है, इसलिए ये यहाँ पर है ना एक सबसे अच्छा साधन है, एक और भी है साधन, इसलिए ये विकल्प गलत हो जाता है। तो मतलब यहाँ गलत ही पूछा है, तो दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न 9 में। नेक्स्ट प्रश्न 10, निम्न में से हिंदी शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है। शारीरिक शक्तियों का विकास करना, मानसिक शक्तियों का विकास करना, आदर्श चरित्र का निर्माण करना और हिंदी के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। देखिए सामान्य उद्देश्य नहीं है शारीरिक शक्तियों का विकास करना, ये हिंदी शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है। आपका विकल्प नंबर 1 सही है। 2, 3, 4 ये तो साथियों सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आ जाते हैं, लेकिन पहला विकल्प नहीं आएगा, इसलिए प्रथम विकल्प सही है। मित्रों प्रश्न 11 देखेंगे। भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री की प्रमुख चुनौती है। कम समय में अधिक ज्ञान दिया जाना, छात्रों का ध्यान पाठ में केंद्रित करना, शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य में कम मेहनत किया जाना और विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है? आपको चारों ही विकल्प सही लग रहे होंगे इस प्रश्न में कि अधिगम सामग्री की प्रमुख चुनौती क्या है। मित्रों अधिगम सामग्री की प्रमुख चुनौती है विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना, कि जो पढ़ाया जाता है बच्चों को उसमें जो कठिन चीज़ें आती है उनका उचित स्पष्टीकरण आप किस प्रकार से कर सकते हो, ये इसकी प्रमुख चुनौती के अंतर्गत आता है। विकल्प चौथा सही है साथियों प्रश्न 11 में। प्रश्न 12, वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। देखो और कहो विधि, अक्षर बोध विधि, ध्वनि साम्य विधि और आगमन विधि। तो देखिए आपके देखो और कहो विधि, अक्षर बोध विधि, ध्वनि साम्य विधि ये वाचन शिक्षण की विधियां हैं, लेकिन आगमन विधि वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, ये व्याकरण शिक्षण की विधि है साथियों। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न 12 में। नेक्स्ट प्रश्न 13, अर्थकथन विधि का विकसित रूप है। अर्थबोध विधि, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि और समीक्षा विधि। तो साथियों अर्थकथन विधि का विकसित रूप आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। मित्रों वैसे तो बुक में इसका आंसर व्याख्या दे रखा है, लेकिन मुझे व्याख्या नहीं लगता है, मेरे अनुसार इसका अर्थबोध विधि सही आंसर है। लेकिन फिर भी आप कमेंट करके जाए कि अर्थकथन विधि का विकसित रूप क्या रहेगा। यहाँ पर मेरे अनुसार प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न 14 देखते हैं। निम्न में से कौन सी विधि प्रश्नोत्तर विधि भी है? व्याख्या विधि, खंडान्वय विधि, अर्थबोध विधि और गीत विधि। तो देखो गीत, व्याख्या, अर्थबोध ये कोई प्रश्नोत्तर विधि नहीं है। जो खंडान्वय विधि आती है आपके, ये एक प्रश्नोत्तर विधि है साथियों। आपका विकल्प नंबर 2 सही है प्रश्न नंबर 14 में। और आज का अंतिम प्रश्न नंबर 15 देखेंगे साथियों, लेकिन चैनल को सपोर्ट कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए साथियों, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। प्रश्न 15, भाषा की मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति भाषा के क्षेत्र में कहलाती है। गद्य, पद्य, रचना और व्याकरण। तो देखिए भाषा की मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति भाषा के क्षेत्र में कहलाती है रचना। क्या कहलाती है? रचना कहलाती है। विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न नंबर 15 में। ये आज के 15 प्रश्न थे साथियों। कमेंट करके जाए कि कैसा लगा टेस्ट। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।
मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में। तैयारी को निरंतर जारी रखिएगा। बहुत ही जल्द अन्य सब्जेक्टों की टेस्ट सीरीज शुरू करने वाला हूँ। ये जैसे हिंदी के 1000 क्वेश्चन चल रहे, ऐसे ही आपके SST के लिए भी क्वेश्चन चलेंगे। आपके हिंदी जो EVS है लेवल फर्स्ट वालों के लिए, उसके लिए भी आपके टीचिंग मेथड के टेस्ट चलेंगे। मैथ के और साइंस के, इसके भी आपके टेस्ट सीरीज बहुत ही जल्द 1 या 2 दिन में शुरू करने वाला हूँ। तो इंतज़ार रहेगा साथियों कि आप इन टेस्टों को ज़रूर देखें। एक बार एक वीडियो को तो ज़रूर देखिएगा, पहले वीडियो को, ताकि कि भाई हाँ वास्तव में आपको ऐसा लगे कि हमारी तैयारी में ये 4 चांद लगा देगा ये टेस्ट सीरीज़। तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल निःशुल्क है साथियों, इसका कोई शुल्क नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।